नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गेटवे के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस समय जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो है कि यूएस के एक कोर्ट ने गौतम अदानी के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया है। ओके, अरेस्ट वारंट जारी हुआ है अगेंस्ट अ ब्राइबरी स्कीम ऑफ $265 मिलियन। अब ये मुद्दा क्या है? एक तो ये मुद्दा जैसे ही बाहर निकल के आया पूरी तरह से एकदम हर तरफ छा गया। पॉलिटिसाइजेशन ऑब्वियसली इस मुद्दे का होना ही था, बिकॉज ऑपोजिशन लगातार ब्लेम करता आया है प्राइम मिनिस्टर मोदी और गौतम अदानी के क्लोज रिलेशंस को। हालांकि ये रिलेशन बहुत पुराने हैं। जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे मोदी जी गुजरात के, तब से रिलेशंस हैं। एंड इन एनी केस गौतम अदानी इज़ अ बिग बिजनेसमैन, इंडिया के एक बड़े बिजनेसमैन हैं जो इंडियन इकॉनमी में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करते हैं। बहुत से इंडियंस को इनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इंडियन इकॉनमी को हेल्प करते हैं ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे देश के हैं। और इसलिए इन्हें टारगेट करना कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं समझी जाती। अगर आप इंडियन हो के हमारे ही बिजनेसेस को टारगेट करेंगे तो फिर कौन यहाँ पे आके बिज़नेस करेगा, कौन यहाँ पे काम करेगा, कौन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इंडस्ट्रीज़ लगाएगा, कौन यहाँ पे आके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और जब हमारे अपने लोग ऐसा करने से नहीं चूकते तो ऑब्वियसली बाहर के लोग, बाहर की कंपनीज तो ऐसे मौके खोजते हैं जबकि वो इंडियन बिजनेसेस को या इंडियन इमेज को टारगेट कर सकें। और हम लोग इतने ज़्यादा इनोसेंट हैं, हमारे यहाँ राई का पहाड़ इतनी जल्दी बनता है कि बिना किसी चीज़ के जड़ तक जाए, बिना किसी इशू को पूरी तरह से समझे, हम एक पैनिक मोड में आ जाते हैं, अपनी तरफ से जजमेंट्स पास करने लग जाते हैं, सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं जो पर्पस था बाहर के देशों का ये प्रोपेगेंडा फैलाने का या ये इशू क्रिएट करने का, हम उनके पर्पस को फुलफ़िल करने लग जाते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे गौतम अदानी के खिलाफ एक ब्राइबरी स्कीम रन करने का आरोप लगाते हुए यूएस की एक कोर्ट ने, एक छोटी सी अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। और ये होते ही ऑब्वियसली जैसा कि होना था, मार्केट में अफरा तफरी मच गई, सब लोग शेयर्स बेचने लग गए और अदानी के शेयर्स लगभग 20% क्रैश कर गए। ये खबरें फैलाई जाती हैं तो इसका असर मार्केट पे हमेशा देखने को मिलता है। मार्केट ने इस बार भी रिएक्ट किया और 20% मार्केट जो अदानी के शेयर्स थे स्टॉक मार्केट पे वो गिर गए। इसमें नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ, आपका हुआ। और कुछ लोग जिनको पहले से पता था कि ये खबर बाहर से निकलने वाली है, या जिन लोगों ने इस तरह की का इशू क्रिएट करवाया, इस तरह की खबर निकलवाई, उन्हें तो पहले से पता था कि अब ऐसी खबर आएगी तो मार्केट्स गिरेंगे। तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलर्स होते हैं जो ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं। वो पहले से शॉर्ट पोजीशंस लेके बैठ जाते हैं ऐसी खबर निकालने के पहले, और एक बार जैसे ही ये खबर मार्केट में आती है मार्केट्स क्रैश करते हैं। जहां हम लोग नुकसान पे, लॉस में अपने शेयर्स बेच के किसी तरह मार्केट से बाहर भागते हैं, वहीं वो लोग बेइंतहा बेतहाशा पैसा कमाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उनकी बातों पे यकीन किया, हमने अपने बिजनेसेस पे, अपने लोगों पे भरोसा नहीं जाहिर किया, हमने अपनी रिसर्च नहीं की, अपना दिमाग नहीं लगाया और ये समझने की कोशिश नहीं की कि एक्चुअली में जो चीज़ बताई जा रही है क्या वो वाकई में इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, क्या ये वाकई में इतना बड़ा मसला है। यहाँ पे हम और भी न्यूज़ आर्टिकल्स ने इस खबर को कवर किया है। गौतम अदानी, इसके ख़िलाफ़ उनके एक नेफ्यू हैं सागर, उनके अगेंस्ट भी इसी सो कॉल्ड ब्राइबरी केस में अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। तो ये खबर बहुत बड़ी है, सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इसे कवर कर रहे हैं और इसके रेपरकशंस ऑब्वियसली पूरे मार्केट को और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को झेलने पड़े हैं। अब ऑब्वियसली इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं और इसके अगेंस्ट वो जो भी लीगल ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं वो उन्हें यूज़ करेंगे। लेकिन ये खबर जिस हिसाब से तूल पकड़ी है, जिस हिसाब से इस खबर को लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये हम मान सकते हैं कि अमेरिका में करेंटली अदानी ग्रुप को थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और इंडियन मार्केट्स में भी अदानी ग्रुप के शेयर्स कुछ समय तक प्रेशर में रहने वाले हैं। लेकिन ये सब देख के आपको याद आना चाहिए, अभी कुछ समय पहले एक और ऐसा ही वाक़या हुआ था। एक और अमेरिकन कंपनी थी और एक बार फिर निशाने पर अडानी थे। फिर कुछ एलिगेशंस थे जिनकी वजह से अदानी और अदानी के बिज़नेस को, कॉमन शेयर होल्डर्स को बहुत से रेपरकशंस फेस करने पड़े थे। अदानी जो उस वक्त दुनिया के 3rd रिचेस्ट आदमी बन गए थे, उनके खिलाफ़ कुछ ऐसी बातें मार्केट में लाई गई जो ऑब्वियसली अभी तक प्रूव नहीं हुई हैं। कुछ ऐसे एलिगेशंस उन पे लगाए गए जिसकी वजह से उनके मार्केट शेयर्स इतने ज़्यादा गिरे कि वो अभी तक
पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए हैं और वो अभी तक अपने उस स्पॉट को गेन नहीं कर पाए हैं। अभी वो रिकवर कर ही रहे थे कि इसी बीच एक और ऐसी ही खबर मार्केट में आ जाती है और एक बार फिर से अदानी के शेयर्स गिरने लग जाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि ये मैटर क्या है, हुआ क्या है और जो कोर्ट है उसका एक्चुअल में कहना क्या है। तो देखिए, ये है यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस। कहाँ का ऑफिस है? ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक शहर है अमेरिका में, उसके ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की एक कोर्ट है जिसका ये कहना है कि billionaire chairman, conglomerate and 7 other senior business executives indicted in connection with scheme to pay hundreds of millions of dollars in bribe and conceal bribery scheme from US investors। तो इनका कहना क्या था कि ये ब्राइब जो होना था, ये ब्राइब दिया जाना था इंडियन ऑफिशियल्स को। अभी इंडियन ऑफिशियल्स को अदानी ब्राइब देते हैं, इससे US ऑफिशियल्स को क्या प्रॉब्लम है? इनका कहना यह है कि अभी रिसेंटली अदानी ग्रीन जो कंपनी है इनकी, इन्होंने बॉन्ड्स के ज़रिए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से कुछ अमाउंट रेज़ किए थे और इनका कहना है कि इन्होंने इस अमाउंट को यूज़ किया ब्राइब देने के लिए इंडियन ऑफिशियल्स को। तो ये कहीं ना कहीं US के जो इन्वेस्टर्स थे उनके साथ एक धोखा हुआ है, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और उनके फंड्स का गलत यूज़ हुआ है। और इसके लिए इस कोर्ट ने अदानी और उनके साथ के लोगों को ये अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ इशू किया है। ये कोर्ट का पूरा स्टेटमेंट है और भी लंबा स्टेटमेंट है, ये उसका एक कैप्शन है जो मैं सामने लेके आया हूँ। ये उन्होंने कहा है कि भाई कुछ कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब करने की उनकी स्कीम थी और ये एलिगेशंस हैं जो अदानी के ऊपर लगाए गए हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन इन्होंने और कुछ US एजेंसीज़ ने अपनी तरफ से की थी जिसके बेसिस पे ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उन्होंने एलिजिडली ये ऑफेंसेस कमिट किए हैं। इनका खुद का कहना है कि द क्रिमिनल डिवीजन विल कंटिन्यू टू एग्रेसिवली प्रोसिक्यूट करप्ट, डिसेप्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव कंडक्ट दैट वायलेट्स US लॉ नो मैटर वेयर इन द वर्ल्ड इट अकर्स। तो दुनिया में कहीं भी ऐसा कुछ होगा तो ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये कोर्ट खुद भूल जाती है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे ब्राइब्स नहीं चलती। क्या US में ब्राइब्स नहीं चलती? क्या US ऑफिशियल्स ब्राइब नहीं लेते? क्या US कंपनीज दूसरे देशों में जाके ब्राइब नहीं देती? ये एक सिंपल तरीका है बिजनेसेस रन करने का, ये सब जगह होता है। बट इन एनी केस अगर अदानी ने इंडिया में ब्राइब दी तो उनको ये इन्फॉर्मेशन इंडियन ऑफिशियल्स के साथ शेयर करनी थी एंड इंडियन लॉ को इस चीज़ को हैंडल करते देना था। कट दिस थिंग ऑफ। बट स्टिल उन्होंने अपने लोगों को देखने के बजाय, हंटर बाइडेन का लैपटॉप खोलने के बजाय गौतम अदानी के बारे में बताना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अब इस पूरे वाक़ये में हमें कुछ समय पहले एक और जो वाक़या हुआ था वो याद आ जाता है, हिंडनबर्ग वाला वाक़या, जिन्होंने मैलिशियस, मिस्चीवियस और मैनिपुलेटिव एलिगेशंस लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर। शॉर्ट सेलिंग की थी इस कंपनी ने और इसके साथ जो पार्टनर्स थे, इस कंपनी ने तो दिखाया कि उन्हें सिर्फ $4 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक नहीं रखी होगी। उनके बहुत से पार्टनर इन्वेस्टर्स थे और ये पार्टनर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये आम लोग नहीं होते हैं, बड़े बिजनेसेस होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े शॉर्ट सेलर्स होते हैं, मार्केट के बड़े प्लेयर्स होते हैं जो ऐसी अफवाहें फैलवाते हैं। इसके लिए प्रॉपर बजट होता है उनके पास। मार्केट में अफवाहें फैलाई जाती हैं सिर्फ इसलिए कि शॉर्ट सेलर्स पैसा कमा सके। या तो मार्केट को उठा दिया जाता है या मार्केट को गिरा दिया जाता है। ऐसे अफवाहों के बदौलत पूरी मीडिया को फंड किया जाता है, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और ये खिलाड़ी इतने बड़े होते हैं, इनके पास इतना पैसा होता है कि ये जैसे चाहें वैसे मीडिया का ओपिनियन बना सकते हैं और मीडिया का ओपिनियन जैसा होता है पब्लिक का ओपिनियन उसी के हिसाब से बनता है और पब्लिक का ओपिनियन जैसा होता है मार्केट उसी दिशा में मूव करता है। तो एक तरह से ये बड़े प्लेयर्स, ये बड़े खिलाड़ी वो लोग होते हैं जिनके हाथों में छोटे इन्वेस्टर्स कठपुतली की तरह नाचते हैं। कठपुतली की डोर इनके पास होती है, ये जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से मार्केट्स को घुमाते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहते हैं उस डायरेक्शन में मार्केट को मूव कराते हैं। इनका प्रॉफिट होना चाहिए, यही इनका एकलौता मोटिव होता है। इसके बदले कॉमन छोटे इन्वेस्टर्स को नुकसान हो तो हो, उनकी जीवन भर की सेविंग्स बर्बाद हो तो हो, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ही कुछ हिंडनबर्ग ने किया था। थर्ड रिचेस्ट रैंक पे अदानी थे, तो ऑब्वियसली
वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जिन्होंने हमेशा इंडिया को एक गरीब देश के रूप में देखा है, जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं और जो अपनी कंपनीज़ के थ्रू दुनिया भर पे राज करते हैं, अपना बिजनेसेस पूरी दुनिया में लेके जाते हैं, आज एक ऐसी कंट्री जिसको वो गरीब कहते हैं, गंदा कहते हैं, उस कंट्री का एक आदमी उठ के इनके देश में बिजनेसेस लेके आ रहा है, इनके देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको पीछे छोड़ रहा है, तो ये बात आखिर उन्हें कहाँ से हज़म होनी थी। इश्यूज़ तो क्रिएट होने थे। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इस समय एक शाइनिंग ग्रोथ स्टोरी है, एक शाइनिंग एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। जहाँ पूरी दुनिया इस समय ग्रो करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, वहीं लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन इकॉनमी 7% की रफ्तार से अभी भी ग्रो करने वाली है। इस साल के एंड तक इंडिया 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाली है। जल्द ही 2-3 सालों के अंदर अंदर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाली है। क्या इससे डीप स्टेट को, क्या इससे वेस्टर्न कंट्रीज़ को परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी? क्या इससे हमारे एडवर्सरीज़ को प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या इससे चाइना को प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या इससे अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं होगी? आपको क्या लगता है कि अमेरिका इंडिया का दोस्त है? बिल्कुल नहीं। आज चाइना अमेरिका का दुश्मन है, क्योंकि चाइना अमेरिका की टक्कर में खड़ा हो रहा है। बट सोचिए, एक बार जब चाइना कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद अगला निशाना कौन होगा? चाइना के बाद अगला कौन? चाइना के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी थ्रेट है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, जो दूसरा देश जो चाइना की जगह ले सकता है, वो इंडिया है। और ये लोग ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं, ये पीरियोडिक अटैक्स इंडियन इकॉनमी के ऊपर सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि ये अपने इन वेपन्स को टेस्ट करते रहें, इंडियन इकॉनमी को बीच बीच में चोट पहुंचाते रहें, यहाँ के लोगों की मानसिकता को जांचते रहें कि लोग यहाँ पे कितने वल्नरेबल हैं, कि यहाँ पे लोग कितने ईजिली बहक जाते हैं। कुछ भी अफवाह उन्हें सुनाइए वो रिएक्ट करते हैं। यहाँ के पॉलिटिशियंस कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, यहाँ के मार्केट कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, यहाँ के इन्वेस्टर्स अभी मैच्योर नहीं हैं, ये सब बातें उन्हें पता चल रही हैं। ये सब टेस्ट रन्स हैं जो इस समय आपके और हमारे ऊपर किए जा रहे हैं। और कल को जब भारत उनके निशाने पे पूरी तरह से होगा, तब इस इकोनॉमिक वॉरफेयर को पूरी तरह से भारत के ऊपर किया जाएगा और भारत की इकोनॉमी और भारत के लोग इस इकोनॉमिक वॉरफेयर का खामियाजा भुगतेंगे, अगर हम जल्द से जल्द स्मार्ट नहीं हुए, अगर हमने जल्दी से जल्दी खुद का दिमाग लगाना शुरू नहीं किया। जब तक हम दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से चलते रहेंगे, जब तक हम दूसरों की कही हुई बातों को मानते रहेंगे, तब तक ये लोग हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे, ये लोग हमें नीचा दिखाते रहेंगे, हमें कमज़ोर करते रहेंगे। यह इस तरह की प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए क्रिएट करते रहेंगे, ताकि इंडिया कभी भी उस लेवल पे ना पहुंच पाए जहाँ पे ये लोग हैं। चाहे इंडिया कभी भी इनसे मजबूत ना हो पाए, इंडियन बिजनेसेस इनके बिजनेसेस से बड़े ना हो पाए, इंडिया का ट्रेड इनसे ज़्यादा ना हो पाए। ये सब डीप स्टेट द्वारा रची गई साजिश होती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ इसका पार्ट होती हैं, और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं, दुनिया की हर बड़ी कंट्रीज़ का पार्ट होती है। हर कोई चाहता है दूसरे देश को नीचे ले जाना, और ये सब पॉलिसीज़ इसी तरह से खेली जाती हैं। हर बड़े देश के साथ, हर देश जो उभर रहा होता है, हर ताकत जो उभर रही होती है, उसको इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और अगर वो इन चैलेंजेस के हिसाब से खुद को ढाले नहीं, अगर वो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को इम्प्रूव नहीं करेगी, तो वो शक्ति कभी भी अपने उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती। अब चलिए, इस पूरे वाक़ये का इकोनॉमिक्स तो हमने समझ लिया, अब इस पूरे वाक़ये का पॉलिटिक्स समझते हैं। जो बाइडेन, जिनकी सरकार अब जा चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, कुछ महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट चला रहे होंगे। जो बाइडेन जाते जाते ये ठान के बैठे हैं कि हर कोई जो ट्रंप का समर्थक है या हर कोई जो उनके खिलाफ़ है, वो उसके खिलाफ़ इतनी मुश्किलें पैदा करके जाएंगे, उसके लिए इतनी दिक्कतें पैदा करके जाएंगे कि वो अगले 4-5 साल इन्हीं सब चीज़ों में उलझा रहेगा। ट्रंप के लिए तो उन्होंने दिक्कतें पैदा कर ही दी, रशिया के ऊपर अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स यूज़ करने की ज़ेलेंस्की को परमिशन देके। अब ये वॉर इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि ट्रंप के लिए इस वॉर को ख़त्म कर पाना या पीस ला पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसी तरह गौतम अदानी की भी गलती ये थी कि उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था, उन्हें बैक किया था, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था, और इसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। इसकी सज़ा अब गौतम अदानी को मिल रही है। ट्विटर पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस मामले में थोड़े समझदार हैं, जो लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या पॉलिटिकल गेम हो रहा है। एंडोर्स ट्रंप, अदानी ने डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स किया था, एंड नाउ दे आर टेकिंग हिम डाउन। ट्विटर पे बहुत से लोगों का कहना है कि ये जो अदानी के ख़िलाफ़ ये चार्ज लगाया गया है, ये जो केस बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था। वो इसलिए है क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन
बड़े पैमाने पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी नज़र आई है इस इलेक्शन में। इंडियन डायस्पोरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े दिख रहे हैं और इसलिए जो बाइडन और जो उनके डेमोक्रेट्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इंडियंस की इमेज ख़राब करने के, इंडियन बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाने का और इंडियन इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश उन्होंने अब और तेज़ी से शुरू कर दी है। इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़ आर्टिकल ने भी इस ट्विटर आर्टिकल को कवर किया है, जहां पे गौतम अदानी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट किया था उनके जीतने पे और ये आशा जताई थी कि अदानी ग्रुप और अमेरिका में अदानी ग्रुप और बिज़नेस करेगा। उन्होंने $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट भी किया था यूएस के एनर्जी सिक्योरिटी में, 15,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात की थी। तो ये सब चूँकि गौतम अदानी ये बिलीव करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि खुद एक बिजनेसमैन हैं, तो उनके रहते गौतम अदानी को बिज़नेस करने में आसानी होगी, उनके लिए अमेरिका में बिज़नेस करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा एंड इट इज़ जस्ट गुड बिजनेस। ये बस एक लॉजिकल थिंकिंग है। एक बिजनेसमैन इसी तरह सोचता है, उसे कहाँ प्रॉफिट होगा, उसका बिज़नेस कहाँ अच्छा चलेगा, वो उस तरह ही बिहेव करता है, उस तरह ही काम करता है। मैंने और आपने मिलकर गौतम अदानी को नहीं बनाया, गौतम अदानी ने अपनी मेहनत से अपनी कंपनी बनाई है। अब वो कहीं भी जाके बिज़नेस करेंगे, उनकी मर्ज़ी है और यही वो कर रहे हैं। वो अपना बिज़नेस पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, इसी तरह वो अमेरिका में भी फैला रहे हैं और उन्हें ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट होंगे जिनके अंडर में काम करना, बिज़नेस करना ईजी रहेगा। इसलिए उन्होंने, और चूँकि डोनाल्ड ट्रंप अब कई नए प्रेसिडेंट भी बन चुके थे, तो एज ए प्रोफेशनल कर्टसी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स को लग रहा है कि पसंद नहीं आई और उन्होंने गौतम अदानी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दिया है। हम ये भी देखते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था, तब भी गौतम अदानी ने सपोर्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को। उनके जो चाइना के अगेंस्ट जो प्लान्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उसको भी सपोर्ट किया था गौतम अदानी ने। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डीप स्टेट को पसंद नहीं आ रही थी और इसलिए गौतम अदानी निशाने पे तो आने ही वाले थे और जिस बात का डर था वही हुआ। गौतम अदानी के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस सामने आए। तो इस तरह के बहुत से ट्विटर पे ट्वीट्स हैं, बहुत से लोग अपने ओपिनियंस रख रहे हैं और ये दिख रहा है कि बहुत से लोग इस डर्टी गेम को समझ भी रहे हैं। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है और इसके पीछे का पर्पज़ क्या है, ये लोग समझ रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हमारा देश और इस देश में रहने वाला हर इंसान भी इस गेम को समझे। आखिर कब तक हम लोग कठपुतली बन के रहेंगे वेस्ट के हाथों में? आखिर कब तक हम लोग रिएक्ट करेंगे उनके फैलाए हुए प्रोपेगेंडा पे? आखिर कब तक हम लोग अपने पॉलिटिक्स को, अपने बिजनेसेस को, अपनी इकोनॉमी को खुद ही नुकसान पहुंचाएंगे उनके द्वारा फैलाई हुई एक छोटी सी न्यूज़ की वजह से? हमें समझदार बनना होगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें अपने बिजनेसेस को सपोर्ट करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक हम एक साथ एकजुट होकर दुनिया के सामने खड़े होकर ये नहीं कहेंगे कि हम भारतीय हैं और हम भारत के बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, तब तक लोग हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे और भारत वास्तव में एक विकसित भारत कभी नहीं बन पाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।